अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपनी सीरीज़ के अंदर पेपर 4 डिस्कस करने लगे हैं पाइथन में, वो है आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर 4 वेरिएंट 2 समर 22 का। इस पेपर के लिए आपको एक टेक्स्ट फाइल चाहिए होगी जिसका नाम है, किधर गया नाम, हाँ, कार्ड वैल्यूज डॉट टी। ये फाइल जो है आपको मेरे फोल्डर में अटैच मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस ये वाले पेपर भी आप मेरे अटैच गूगल ड्राइव लिंक के साथ एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे थे प्रोग्राम नीड्स टू यूज अ स्टैक डाटा स्ट्रक्चर. The stack can store up to 10 integer elements. A 1D array stack data is used to store the stack globally. The global variable stack pointer points to the next available space in the stack and is initialized to 0. Write program code to declare the array and points as global data structure. Initialize the pointer to 0. सिंपल काम, एक एरे बनानी है जिसके अंदर के 10 एलिमेंट्स 10 इंटीजर एलिमेंट्स स्टोर होंगे। और आपके पास जो स्टैक पॉइंटर है वो भी एक वेरिएबल है जो कि ग्लोबल होगा, और इस फिल वक्त जो है वो पॉइंट कर रहा है आपके टूवर्ड्स 0, यानी कि 0 सिंटेक्स की तरफ। नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस की तरफ करेगा। इसी तरह से फोल्डर्स बना लें। कार्ड वैल्यू डॉट टी आपके पास सेम फोल्डर के अंदर ओपन होनी चाहिए। इसको थोड़ा साइड पे गर्म कर लें। यस। तो सबसे पहले हम इधर बनाएंगे अपने पास ग्लोबल स्टैक डेटा ग्लोबल स्टैक पॉइंटर। इधर हम अपनी स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे विद वैल्यूज। सारी की सारी हमारे पास इंटीजर वैल्यूज हैं, 0,0,0,0,0,0। वैसे ये करने की बजाय और भी तरीका था हमारे पास करने का। इसको आप 0 सेट कर लें, एस्टेरिस्क, तो इससे भी आपकी अरे बन जाती है। अगर मैं इसको आप करके दिखा दूँ प्रिंट स्टैक डाटा और हम इसको रन करें, तो आपको पता है कि ये आपके पास 10 की वैल्यू। तो इस तरह से आपके पास 10 की वैल्यूज की आपकी ग्लोबल एरे इनिशियलाइज हो जाती है। उसके बाद आपने अपना स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइज करना है एज स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू 0। अच्छी बात है कि स्टैक का सवाल आया, वो नहीं आ गया आपके पास। इसके साथ भी आप डेटा टाइप इसी डिफाइन कर दें, इंटीजर की, सॉरी कमेंट कर दें मतलब। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वो ये हमारा काम हो गया। उसके बाद कहते हैं राइट सूडो कोड टू आउटपुट ऑल 10 एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक एंड द वैल्यू ऑफ द स्टैक पॉइंटर। एक ऐसा सूडो कोड लिखते हैं जिसके देखिए ऑल 10 वैल्यूज आउटपुट हो जाए आपकी, और आपके पास स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है वो आउटपुट हो जाए। हालांकि इस कोड के तौर पर तो नहीं बनता आपके पास। डेफ प्रिंट स्टैक, इसे कोई नाम था इसका वैसे, कोई प्रिंट स्टैक पैरामीटर में ये कुछ नहीं लेगा। आप इधर रेफरेंस के अंदर जब आप ग्लोबल वेरिएबल्स कर रहे हो तो फिर आपको फंक्शन के अंदर ये रेफरेंस के लिए कॉल करने पड़ते हैं। तो सिंपली इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें। उसके बाद वरना वो समझेगा कि स्टैक डेटा किसी और वाले स्टैक डेटा की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम इधर प्रिंट कर लेंगे अपने पास स्टैक पॉइंटर, और उसके बाद फॉर आई इन रेंज 0,10, इसे कर दें 0,10, प्रिंट स्टैक डेटा इंडेक्स। आई गेस इसके अलावा तो क्या ही होगा। ये चेक कर लेते हैं इसका आंसर। ये वाला ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया हमें, और ये वाला मेथड भी हमारा ठीक बन गया। तो उसके बाद कहते हैं फंक्शन पुश टेक्स एन इंटीजर वैल्यू, इंटीजर पैरामीटर एंड रिटर्न्स फॉल्स इफ द स्टैक इज फुल। स्टैक फुल कब होगा आपका, जब आपके स्टैक पॉइंटर पहुंच जाएगा, यानी कि 10 एलिमेंट्स है ना, तो 0 से लेकर 9 तक जब पहुंच जाएगा उसका मतलब है फुल नहीं। 9 का मतलब है 9 स्पेस अवेलेबल है अभी। जब वो 10 पे पहुंच जाएगा, 9 से एक्सीड कर जाएगा, तब इसका मतलब है कि आपका स्टैक फुल हो चुका होगा। If the stack is not full, it puts the parameter value on the stack, updates the relevant pointer and returns true. मतलब ये कि वो रिटर्न कर देता है ट्रू की वैल्यू अभी ऐड हो गई है। सिंपल स्टैक का फंक्शन है। मैं आपको बता देता हूँ कि इधर इस पे एक बात पहले की कि पहले हमने कंडीशन चेक करनी है कि फुल तो नहीं हुआ हुआ। फुल कैसे चेक होगा कि जब आपकी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू ग्रेटर देन 9 हो जाएगी, बिकॉज 0 से लेकर 9 तक की है, वो नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, जिस वजह से वो जब 9 तक पहुंचा होगा तो अभी 9 स्पेस अवेलेबल है आपके पास। तो
इस वजह से उसके बाद जो है कि कहते हैं हम इधर कोड लिखते हैं, इससे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पास अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल स्पेस होगी तो उसके अंदर डाटा आप डाल देंगे। किस तरह किया जाता है आप इसे लिख लें, डेफ पुश, आपके पास आ गया वैल्यू जो भी पैरामीटर में उससे ली थी, आपने इधर अपने दोनों वो ग्लोबल मंगवा लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इफ स्टैक पॉइंटर इज ग्रेटर देन 9, अगर की वैल्यू ग्रेटर देन 9 हो गई है तो अब आपने क्या करना होगा, आपने रिटर्न करना होगा फॉल्स, मतलब ये कि आपका स्टैक फुल है। एल्स क्या करोगे आप, एल्स में जाकर आप यहाँ पर सबसे पहले डाटा कैसे ऐड किया जाता है कि डाटा ऐड करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप स्टैक पॉइंटर डालोगे, स्टैक डाटा, इसकी इंडेक्स का स्टैक पॉइंटर इस्तेमाल करोगे, नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस इज इक्वल टू आपका ही वैल्यू, यहाँ पर आ गई आपकी वैल्यू ऐड हो गई। उसके बाद आप स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे, स्टैक पॉइंटर प्लस इज इक्वल टू 1, इंक्रीमेंट हो गया। ये स्टैक पॉइंटर, इसको स्टैक पॉइंटर प्लस 1 लिखने की शॉर्ट फॉर्म है कि अगर आप पाइथन में कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट लिखने अगर आपको कंफ्यूजन होती है। इधर आप रिटर्न कर लेंगे ट्रू। आई गेस उसके अलावा तो कोई और काम आपका इस फंक्शन में नहीं था। हाँ नहीं, कुछ भी और आपके पास नहीं आ रहा। इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल सा काम है, बस इतना चाहिए। उससे इक्वल टू 10 रखा हुआ है, लेकिन बेहतर ये कि ग्रेटर देन 9 किया जाए, उससे डायरेक्ट एडिशन करके दिखाई हुई है, आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं एडिट द मेन प्रोग्राम टू टेस्ट द push function, the main program need to allow the user to enter 11 numbers in attempt to add these to the stack. Output an appropriate message when the number is added to the stack, appropriate message when the number is not added to the stack if it is full. Output the contents of the stack after attempting to add all 11 numbers. जब सारे 11 नंबर डाल देगा तो उसके बाद जो है किस तरह से डाल रहा होगा, लूप में डालेगा, ये सारा जुमला लिख के डालेगा, मेरे ख्याल से बारी बारी डालेगा, आई गेस बारी बारी ही डालेगा। बारी बारी कैसे डलेगा, इसके लिए आप मेन प्रोग्राम में वापस आएंगे अपने, मतलब ये कि आप कोई फंक्शन प्रोसीजर नहीं लिखेंगे, आपके जहाँ पे वैल्यूज इनिशियलाइज हुई नहीं थी आप इधर करेंगे फॉर एक्स इन रेंज, हमने 11 वैल्यूज देनी है तो यहाँ पे आपके पास 11 आ जाएगा। तो इधर आप यूजर ले लेते हो, जो भी यूजर की वैल्यू है, यूजर वैल्यू आप ले लोगे इंट इनपुट एंटर द नंबर, सॉरी इसका ब्रैकेट नहीं डाला, यूजर वैल्यू लेने के बाद आप इधर करोगे इफ पुश हाँ, इफ पुश user value is equal to true, double is equal to आएगा इधर की कंपैरिजन हो रहा है, print value added else, क्योंकि दूसरा पॉसिबल ऑप्शन सिर्फ फॉल्स ही है, बूलियन में आपके पास सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटपुट्स आते हैं। तो इधर आ जाएगा आपका प्रिंट स्टैक इज फुल वैल्यू नॉट एडेड, एंड इसके बाद इन्होंने कहा था कि आपने सारी की सारे कंटेंट्स प्रिंट कर देने, तो आप इधर बेसिकली बस करोगे प्रिंट प्रिंट स्टैक टेस्ट प्रोग्राम विद फॉलोइंग वैल्यूज 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अच्छा जी, इसको करते हैं शुरू, हमने ये करना था 11 से, तो इधर डालते हैं 11, एडेड 12, एडेड 13, एडेड 14, एडेड 15, एडेड 16, एडेड 17, एडेड 18, एडेड 19, एडेड 20, एडेड 21, स्टैक इज फुल वैल्यू कैन नॉट बी एडेड, 21 पे आके वो रुक गया, तो वैल्यू सी थी 21 तक। हाँ, तो 11 वैल्यू ऑफ कोर्स नहीं आएगी क्योंकि हमारी स्टैक 10 की थी। तो उसके बाद जो है कहते हैं, okay, the function pop returns -1 if the stack is empty, if the stack is not empty return the element at the top of the stack and update the relevant pointer, write the program code for the function pop। अब हमने pop का फंक्शन लिखना है, तो अब हम यहाँ पे pop का फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मेन प्रोग्राम से पहले लिखना होगा आई गेस,
डेफ पॉप पॉप जो है पैरामीटर में कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा होता आपके। तो सबसे पहले पॉप के अंदर आपने फिर से दोबारा से अपने तमाम को ग्लोबल वेरिएबल्स कॉल कर लेने हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स कॉल करने के बाद आप इधर चेक करेंगे कि अगर आपकी स्टैक खाली है तो फिर तो डाटा आपने नहीं इनपुट करना। इफ स्टैक पॉइंटर इज लेस देन 1, मतलब जीरो है या नेगेटिव वैल्यू में चला गया हुआ है, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कि आपकी स्टैक इज एम्प्टी। इससे क्या करना था? रिटर्न करना था -1। एल्स पे जाएंगे कि एल्स केस में क्या हो रहा था, आपने वैसे पॉप वाली रिटर्न भी करनी थी, कुछ ऐसा लिखा हुआ था। इट रिटर्न द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड अपडेट्स रिटर्न कौन करता है पॉप में? अच्छा खैर, आपकी दिस वैल्यू इज इक्वल टू स्टैक डेटा स्टैक पॉइंटर। अच्छा करंटली तो वो उसकी तरफ नहीं पॉइंट कर रहा होगा ना, करंटली तो एम्प्टी जगह पर पॉइंट कर रहा है। और इधर उसके बाद फिर आप इसको डेक्रीमेंट करने के बाद आप अपना वैल्यू आउटपुट करेंगे, फिर स्टैक पॉइंटर को डेक्रीमेंट कर देंगे। स्टैक पॉइंटर माइनस इज इक्वल टू, अच्छा इसके अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पे स्टैक पॉइंटर को यहाँ पे भी -1 किया, फिर यहाँ पे भी -1 किया, यहाँ पर करने की वजह ये थी क्योंकि वो अभी तक जो करंट पोजीशन है, फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट्स एडेड है, तो ये तो 6th इंडेक्स की तरफ पॉइंट कर रहा होगा जो कि खाली है। तो ऑफ कोर्स खाली चीज तो रिटर्न नहीं करनी, तो इसलिए उसके पीछे जा रहा है। लेकिन वो सिर्फ इंडेक्स के तौर पे पीछे जा रहा है, उसकी वैल्यू नहीं अपडेट हो गई ये वाली, सिर्फ फॉर दिस स्पेसिफिक लाइन वो पीछे गया है। इसके अंदर वो प्रॉपरली डिक्रीमेंट हुआ है, तो इस कंफ्यूजन से भी बचना है आपने। उसके बाद वो कहता है कि after the code you wrote in the main program part D1, the program add program code to remove two elements from the stack using pop, output the updated contents of the stack. Test your program and take a screenshot to show your output. अच्छा अच्छा, दो दफा इधर पॉप कॉल करना है, प्रिंट पॉप प्रिंट पॉप। इधर जब आपने ये दोनों कॉल कर दी तो इसको रन करेंगे और उसके बाद अपडेटेड वैल्यूज जो हैं आपके पास आ जाएंगी ये एंटर नंबर में। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इधर ये वैल्यूज जो है आपकी ये 20 तक प्रिंट हुई थी, उसके बाद इसमें दो पॉप वैल्यूज भी दिखा दी। इधर आपको वैसे कुछ लाइन के करना चाहिए, प्रिंट इस तरह करके आप पॉप वैल्यूज बना दें ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए। वैसे कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है ये, लेकिन करने से ये है कि आपको भी समझ आ जाएगी, एग्जामिनर को भी। इसके आउटपुट्स अगर मैं आपको दिखा दूं तो हमारे पास आउटपुट मार्किंग स्कीम्स भी, तो ये इस तरह से लूप भी ठीक बनाया गया है। ये आउटपुट्स हैं जो किसी को नजर नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। ये आपके पास पॉप का फंक्शन है और फिर ये उसकी वैल्यूज दी हुई है। उसके बाद ये अगले सवाल में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है कि 2D array stores data entered by a user. The main program declares a 2D array of 10 by 10 integers elements. The array is initialized with a random number between 1 and 100 of each element. Write program code for the main program. अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पेपर के अंदर पैटर्न में क्या हो रहा होता है कि 3 किस्म के हमारे पास स्टैंडर्ड डिविजन होती हैं इसके अंदर। तो एक सवाल आपको आएगा एरेज एंड स्ट्रिंग हैंडलिंग, जिसके अंदर सर्चिंग सॉर्टिंग ऑफ एरेज हो सकती है, डाटा एक्सट्रैक्ट करना एरेज के अंदर, फाइल रीड करने का, और स्ट्रिंग हैंडलिंग हो सकती है यानी कि स्ट्रिंग्स के साथ काम करने का कोई सवाल आएगा। दूसरा सवाल आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आएगा, और तीसरा सवाल आपको स्टैक्स क्यूज लिंक लिस्ट या बाइनरी ट्री में से आएगा। हमेशा यही स्टैंडर्ड होता है, और इसके अलावा शायद ही किसी पेपर में थोड़ा सा मिक्स किया हो जिसने पूरा फाइल का अलग कर दिया हो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और आपकी बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को उसने एक साथ कंबाइन किया, तो वो एक सेपरेट केस है। लेकिन आपको ये तीन ही चीज़ें होती हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग में आपको कुछ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं देगा पेपर में। टू डी अरे स्टोर्स डेटा, अच्छा ये तो मैं सवाल तो मैंने पढ़ दिया था। बेसिकली आपने क्या करना है कि एक 2D अरे 10 by 10 की बनानी है। द अरे इज इनिशियलाइज्ड विद रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 and 100 ईच एलिमेंट। अच्छा,
अब आपको इधर रैंडम नंबर की बात आ गई कि रैंडम नंबर कैसे फिल करते हैं। अब जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेरा होनहार अक्लमंद स्टूडेंट होगा ना, वो ये करेगा कि वो एक एक वैल्यू रैंडमली लिखेगा, जबकि आपको सारा नहीं करना होता। तो आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले अपनी यहाँ पे लिखना होता है इम्पोर्ट रैंडम। इससे क्या है, अब आप रैंडम नंबर का यूज कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर अपनी एरे डाटा बनानी है, नाम था उसका कोई एरे डाटा, कोई एरे का नाम नहीं था, तो फिर हम दिस एरे नाम रख लेते हैं। मुझे वो सूडो कोड वाली नाम अच्छे लगते हैं। दिस एरे इज इक्वल टू 0, इधर एक ब्रैकेट बड़ा वाला बार लगेगा, फॉर नहीं, हाँ 0 एस्ट्रिस्क एस्ट्रिस्क इधर के हमारा 10 फॉर एक्स इन रेंज 10, और इसे आपकी पूरी एरे बन 10 बाई 10। अगर आप चाहें तो आप इसको प्रिंट करके भी देख लें। इससे कहा हुआ था कि अब आपने रैंडमली हर एलिमेंट में डालना है। अब एंड इसको एंटर करने का देख लें। इधर करेंगे फॉर एक्स इन रेंज 0,10 फॉर वाई इन रेंज 0,10। हम डबल लूप लगाते हैं जब भी हमने अरे से सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो एक ये अरे के अंदर। तो हमारे पास यहाँ देखिए दिस अरे इज इक्वल टू दिस अरे, सॉरी, एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं रैंडम डॉट। आपको काफी सारे यहाँ पे रैंडम रेंज मिलेगा, रैंडम बाइट मिलेगा, लेकिन आपने यहाँ पे ऑप्शन होता है रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर। डायरेक्ट रैंडम भी कर सकते हैं, वो फिर डेसिमल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। ये आपके पास 1 से लेकर 100 तक आ जाते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपकी सारी एरे जो है रैंडम नंबर से भर जाएगी। इसको अगर आप चाहें तो आप प्रिंट करके भी देख सकते हैं। अगर मैं कहूँगा प्रिंट, तो प्रिंट करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है? प्रिंट करने में अगर आप प्रिंट एरे लिखेंगे ना, तो आपको शायद उतना कोई सॉर्टेड आउटपुट नहीं मिलता मेरे ख्याल से। कि मैं आपको करके भी दिखाऊँ प्रिंट एरे, तो आपको ये आउटपुट मिल रहा होगा। और आप कहेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है, ये समझ ही नहीं आई, ये एरे 2D कैसे? तो एरे को 2D करने का तरीका क्या होता है कि वो जिस तरह से 2D एरे आप इमेजिन कर रहे थे, वो तरह से होती है कि फॉर रो इन दिस एरे प्रिंट दिस एरे, जितनी रोज हैं उसके हिसाब से प्रिंट करेगा। ये रो बाय द वे वेरिएबल है, आप इधर वेरिएबल में कुछ भी लिख सकते हैं। सॉरी, प्रिंट दिस एरे नहीं लिखना था, प्रिंट रो लिखना था। हाँ, और अब ये जो एरे बनी है, ये आपके पास उस तरह की 10 बाय 10 की बन गई है। तो इधर कोई भी वेरिएबल आ सकता है, इधर आई भी लिख सकते हैं, कुछ भी। ये रो वेरिएबल है बेसिकली, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको सॉर्टेड आउटपुट है ना इसका आता हो। आप क्या करते हैं इसके बाद, वो कहते हैं फॉलोइंग बबल सॉर्ट pseudocode algorithm sorts the data in the first dimension of the 2D array into ascending numerical order in the first dimension of the 2D array। मतलब ये कि for x 0 to length -1, for y 0 to array length -2, for z 0 to array length -y -2, if array data xz is greater than xz plus 1, यानी कि वो x वाले x एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो उनको सॉर्ट कर रहा होता है। पाइथन में आपको पता होगा कि इतना ज़्यादा माइनस प्लस वाला गेम नहीं होता जितना आपको यहाँ दिखाया होता है। ये -2 वाली जो चीज़ होती है -1 ही होता है इसमें हर दफ़ा, बिकॉज वो एक लेसली ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। और डायरेक्ट स्वैपिंग होती है, टेम्प वाला काम भी नहीं होता। Amend your main program by writing program code to implement the bubble sort algorithm after the initialization of the array elements. You must not use any built-in sorting functions in your programming language. खुद से लिखना है, built-in function नहीं यूज करना। कैसे किया जाएगा? आपके पास जो array length थी वो आप यूज करोगे इसके लिए, तो इधर आ जाएगी। आप वैल्यू सेट कर लो आप अपनी array length इज इक्वल टू 10। कैसे चलाया जाएगा सूडो कोड आपका? ये फंक्शन है, ये क्या है? मेन प्रोग्राम है। ये आ जाएगा आपके पास फॉर एक्स इन रेंज 0 टू आपकी एरे लेंथ। इधर आ जाएगा उसके बाद फॉर वाई इन रेंज 0
टू आपकी एरे लेंथ -1, जिधर -2 हुआ था वहाँ पे -1 करेंगे आप, क्योंकि ये पाइथन जो होती है ये 1 लेस ऑफ द एरे इंडेक्स के लिए चलती है हमेशा। और फिर आपके पास आ जाएगा फॉर वेरिएबल था फॉर जी इन, काफ़ी इन्होंने आसान कर दिया है आपके लिए काम के, उन्होंने कोड खुद ही दिया हुआ है इधर। ये हमेशा होता नहीं है, तो इसलिए इन प्रोग्राम कोड को खुद याद करना ज़रूरी है आपके लिए। एरे लेंथ -y-1, आपके पास ये सारे लूप्स आ गए, ये ऑलरेडी उन्होंने लिख के दिया हुआ था। अब आपने सिर्फ ये वाला कॉपी कर लेते इसको डायरेक्ट, टेम्प वाला काम भी वैसे नहीं होता, तो आई गेस इसको मैं डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ कि डायरेक्ट काम क्या होगा। इफ दिस एरे, हमारे पास यहाँ पे x, z इज ग्रेटर देन, अच्छा कॉमा नहीं सॉरी, बस ये x, z इज ग्रेटर देन दिस एरे x, z+1, तो आपने क्या करना है, इसकी स्वैपिंग करनी है। इसकी स्वैपिंग किस तरह से की जाती है, आप इसको कॉपी करें, अब मैं आपको काम छोटा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पेस्ट करें, कॉमा डालें, इस वाले को कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें। उसके बाद आप इसको यहाँ पे लिखें इज इक्वल टू, इस वाले को यहाँ पर सॉरी उल्टा आके आपने लिखना है। अब आपने ये वाला कॉपी करना है दोबारा से, इसको पहले लिखना है कॉमा, और इस वाले को बाद में लिख देना है। ये बिल्कुल अलाउड मेथड है, इसके ऊपर कोई मार्क्स आप लूज नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड होता है, इसके टेम्प बनाने की कोई जरूरत नहीं होती पाइथन में, बेसिकली पाइथन इज इंटेलिजेंट एनफ। लेकिन सेफर अप्रोच ये कि आप बना लें, लेकिन ये भी एक तरीका है कि इसकी जैसे आपका ये बबल सॉर्ट फिर भी काम करता रहता है। अच्छा, वो कहता है कि उसके बाद राइट प्रोग्राम कोड फॉर सूडो कोड procedure to output all the values in the 2D array. The value should be output as a 2D grid with values of rows in column. मैंने पहले जब लिख दिया था तो उसको ये मुसीबत पड़ गई है, भी मिटा दिया मैंने तब। अच्छा, तो इसको प्रिंट कराने का तरीका क्या होता है कि आप बेसिकली बस यहाँ पर पहले तो आपने क्या करना है कि कॉल द प्रोसीजर बिफोर एंड आफ्टर योर बबल सॉर्ट कोड। अच्छा, बबल सॉर्ट कोड से पहले आपने एक दफ़ा प्रिंट करना है और फिर उसको एक दफ़ा बाद में प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे फॉर रो इन, अच्छा ये बाय द वे मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, ये पेपर में बहुत लंबा मेथड लिखा है इस कन्वर्जन का, तो इसलिए शॉर्ट मेथड है प्रिंट रो। और फिर यही काम जो है आपने यहाँ पर कंट्रोल सी करने के बाद आपने यहाँ पे, अच्छा कैरेट ऐसे प्रोग्राम टू शो योर आउटपुट। अब अल्लाह का नाम लेके इसको चलाते हैं। हमारे पास, सॉरी मैंने बिफोर आफ्टर तो प्रिंट ही नहीं किया, इधर आप प्रिंट करोगे बिफोर और इधर आप प्रिंट करोगे आफ्टर। अब क्या हो रहा है कि जब चलता है तो हर दफ़ा एक रैंडम वैल्यू जनरेट होती है, तो ये रो वाई जो है ना इस तरह से सॉर्ट हुआ है, उससे कहा था क्योंकि वो वन जो उसकी फर्स्ट डायमेंशन है वो उसके अंदर उसको सॉर्ट कर रहा है। अगर वो सेकंड डायमेंशन के अंदर बात करें यानी कि कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करने की, तो वो एक सेपरेट सॉर्टिंग चीज़ होती है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इसके मुकाबले में। लेकिन पहले ये अनसॉर्टेड आप देख सकते हैं कि ये और वैल्यूज़ हैं, जबकि सॉर्ट होने के बाद इसकी वैल्यूज सॉर्ट हो गई हैं सारी की सारी, कोई भी बीच में आई गेस एरर अगर नहीं हो रही है, दिस इज अ गुड थिंग, काम कर रहा है। इसके बाद वो कहता है the following pseudocode function uses recursion to perform a binary search in the first row of the array for the value search value in the array search array. The function returns -1 if the item was not found, or it returns the index where it was found. There are 6 incomplete statements, इसको complete करना है। हमेशा जब इसका सूडो कोड आपको इनकम्प्लीट दिया हो, मेरा आपको बरादराना और बुजुर्गाना मशवरा है कि आप इसको पहले कंप्लीट कर लें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसको कंप्लीट करने का तरीका बहुत ही, ये पैरामीटर्स मैंने पास किया हुआ है। इफ अपर इज ग्रेटर देन मिड लोअर प्लस अपर -1 div, div किस तरह किया जाता है, div आप जानते हैं बड़े कॉमन चीज़ है कि div आप इधर इसको लिखते कैसे, div आप कर देते हो इसको टू के साथ,
मेरे पास पेन अभी ऑन नहीं था, इस वजह से मार दो। उसके बाद वो सर्च एरे पे जाता है। इफ सर्च एरे मिड जीरो इज इक्वल टू जो आपकी सर्च वैल्यू थी, सर्च वैल्यू की क्या दी गई थी, सर्च वैल्यू, तो इधर आप अपनी सर्च वैल्यू ले आते हो और उससे अगर वो मिल जाती है वैल्यू, तो उससे क्या रिटर्न करना होता है, बेसिकली उसे इंडेक्स रिटर्न करनी थी, यानी कि वो मिड रिटर्न कर देता है। अब आपको पता है कि जब वो ग्रेटर आ गई है, तो अब हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं कि हम वो लोअर वाली साइड को माइनस करते हैं ना बीच में से, लोअर बाउंड से लेकर मिड -1, यानी कि हम मिड को रिड्यूस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली लोअर। और उसके दूसरे केस में आप जो हो फिर यहाँ पर अपर ले आते हो, जो आपके पास नॉर्मल बाइनरी सर्च का मेथड होता है वो इसको, और एंड पे आपने अगर कुछ नहीं बना तो आपको पता है कि अपने यहाँ पे -1 कर देना है। ये भी बहुत सिंपल सा कोड इन्होंने दिया हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग, मतलब स्टूडेंट्स के लिए। बावजूद इसके भी थ्रेशोल्ड इसका लो ही रहता है, तो अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी होगी। उसके बाद इधर आपका आ जाएगा जिसको कि कहा गया था डेफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के अंदर अपने पैरामीटर्स में डाले थे अपने सर्च वैल्यू, आपके पास आ गया लोअर, अपर, और आपके पास आ गई सर्च एरे। पहले आप लिखेंगे इफ अपर, ओ भाई, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं साइड पे खोल दूंगा ताकि आप इसको एग्जैक्ट कॉपी करने में आपको आसानी हो। इधर अपर देन ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर आना चाहिए इसमें, जो भी वो पैरामीटर मेरी पास कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसे लोअर बाउंड वही पास किया हो, तो आपके पास आ जाएगी मिड के अंदर क्या स्टोर करोगे, आप बेसिकली मिड के अंदर स्टोर कर रहे होगे मिड, इसको साइन करोगे लोअर प्लस अपर -1, और इस पूरे को आपने डिव करना है 2। डिव 2 क्या होता है, डबल/2, वरना आप इंट इस्तेमाल करके भी कर सकते हो उसे, दोनों मेथड ठीक है। आप करोगे इफ सर्च एरे 0 कॉमा मिड इज ग्रेटर देन, सॉरी इज इक्वल टू सर्च वैल्यू, अगर वो सर्च वैल्यू भी इक्वल है तो आपने क्या करना है, आपने रिटर्न कर देना है मिड। आपने वरना यहाँ पे एल्स पार्ट जाना है, एलिफ, एलिफ में लिखेंगे आप सर्च एरे 0 कॉमा मिड इज ग्रेटर देन, अगर वो सर्च वैल्यू आ रही है तो आप इधर कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, आप इधर फंक्शन यहाँ पर रिटर्न के अंदर करेंगे रिटर्न बाइनरी सर्च, सर्च वैल्यू आपके पास वही रहती है, ये मुसीबत है, सर्च वैल्यू आप इधर सेंड करेंगे, उसके बाद लोअर, लोअर की जगह लोअर, अपर की जगह आप -1 भेज देते हो, उसके बाद आप यहाँ पे भेज देते हो अपनी सर्च एरे। मैंने ऑर्डर उसका गलत कर दिया, उसको आप देख लेना, सर्च एरे का नाम क्या लिखो फिर उसके बाद, वरना आप यहाँ पे क्या करते हो, आप इसके एल्स पार्ट पे चले जाते हो और वो अपर वाला, ये वाला जो जिधर अपर मैंने मेंशन किया इसको लिखते हो, एल्स रिटर्न बाइनरी सर्च, आपके पास पहले सर्च वैल्यू थी, कॉमा आपके पास मिड+1 है, कॉमा अपर है आपके पास, और उसके बाद आपके पास है सर्च एरे। ये पार्ट होने के बाद आप यहाँ पर आके बाहर रिटर्न -1 कर देते हो, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये कि बाइनरी सर्च एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, इस केस में वैल्यू है ही नहीं, तो हम -1 रिटर्न कर देते हो, ये इफ से बाहर है। ये वैल्यूज आपके आने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली इसके बाद इस फंक्शन को गालिबन कॉल करना होगा, किस वैल्यू के साथ उन्होंने दिया हुआ है। In the main program, test the function binary search twice for output return each value. One should return the number that is in the first line of the array, that is not in the first line of the array. अच्छा वो randomly प्रोड्यूस करे, मैं कैसे चेक करूंगा इसको, मैं सर्च वैल्यू पैरामीटर में मांगू उससे कि वो
मेरे ख्याल से इसी तरह से कर सकती है, क्योंकि वो जब प्रिंट करेगा तो मैं तो उसको चेक भी नहीं कर सकता कि वो कैसे किया जाए। ये पैरामीटर मुझे तब पास करना पड़ेगा कि मैं इधर पैरामीटर में यूजर से इनपुट मांगू कि जो वैल्यू है कि नहीं, क्योंकि वो रैंडमली जनरेट होगी तो हर दफा वो एक नई वैल्यू जनरेट हो जाएगी। तो इधर आप लिखोगे बेसिकली अपना बाइनरी सर्च, सर्च वैल्यू में इंट इनपुट एंटर वैल्यू। इसके बाद आपके पास आ जाएगी सर्च वैल्यू के बाद आप लोअर में पास करोगे बेसिकली 0, अपर पास करोगे 110, और उसके बाद आप यहाँ पे पास करोगे बेसिकली लोअर अपर, और उसके बाद आपकी सर्च एरे जिसका नाम था दिस एरे। इसको अगर रन करके देखते हैं तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई 1 इन दी। अगर हम इस पे 26 सर्च करें, सॉरी यार, ये गलत हो गया, और एक आपके पास ये भी गलत हो गया, और तो कहीं नया यूज हो रहा है ये। ठीक, एंटर वैल्यू आप इधर सर्च कर देते हो 27 है। अच्छा, आउटपुट तो दिया नहीं, इधर प्रिंट भी लगाना पड़ेगा साथ। हाँ, ठीक है। एंटर वैल्यू कहता है, एंटर वैल्यू में डाल देता हूँ इसमें 19, तो इससे इसकी इंडेक्स 1 रिटर्न किया बेसिकली, फर्स्ट वाले की इंडेक्स 0 है ना, इस वजह से। और अगर मैं इसमें एक ऐसी वैल्यू डालूं जो कि इसकी फर्स्ट में ना मौजूद हो, जिस तरह से कि आई गेस 38 नहीं मौजूद, तो 38 अगर हम इसमें डाल देते हैं, मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। तो भाई इतनी बड़ी एरर क्यों दे दी। एक मिनट। अच्छा, तो असल में एरर ये थी कि मैंने यहाँ पर ये इसको नोटिस नहीं किया, इन्होंने यहाँ पे कोड यहाँ पे भी दिया हुआ था कि ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर का था, क्योंकि मैं उसमें डाल नहीं रहा था। फिर मैं उसमें डालता हूँ, वैल्यू ऐसी डालता हूँ, सॉरी टाइप हो गया। मैं इसको रन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस पे ऐसी वैल्यू देख लेता हूँ कोई, जिस तरह से हमारे यहाँ पे 63 है किसने कर हो रहा, तो ये -1 रिटर्न करके रुक जाता है। चलो, इस तरह की एरर्स का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद वो कहता है क्वेश्चन नंबर आपसे 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे कह रहा है कि a programmer is designing a computer game that uses a set of cards. Each card has a number and a color. The cards are saved in the text file cardvalues.txt. The program has the name card, the class of the following attributes and method, number and color. The constructor takes the number and color of the card as a parameter and sets them to the private attribute. तो इसी क्लास के भी लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर भी लिखने हैं, कोई और मेथड आपने नहीं लिखने। चलो लिख के देखते हैं। क्लास कार्ड डेफ स्पेस डबल अंडरस्कोर इनिट सेल्फ कॉमा, आपके पास कौन दो पैरामीटर्स थे यहाँ पे, नंबर एंड कलर, नंबर सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू नंबर सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर कलर इज इक्वल टू कलर। इनके आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन कमेंट में करनी होती है। इसको लिखा जाता है प्राइवेट इंटीजर, और कलर है इसका प्राइवेट स्ट्रिंग। वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, और कोई मेथड इस पे कहा था कि अभी आपने नहीं लिखना है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आप जो हो बी पार्ट की तरफ चलते हैं। उसके अंदर वो कह रहा है हमसे कि टू गेट मेथड्स रिटर्न द एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स गेट नंबर गेट कलर। बड़ा सिंपल तरीका होता है लिखने का, डेफ गेट कलर
रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर कलर। फिर इसके बाद आपने डेफ गेट नंबर तो देता खुद ही नंबर सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट नंबर। ये भी ठीक हो गया। या फिर गेटर इसी तरह लिखे जाते हैं। इसको चेक कर लेते हैं मार्किंग स्कीम के अंदर। और ये ठीक हो गया। इसके बाद वो कहता है, आई गेस ये सवाल का लंबा नहीं है इसका, ये छोटा सवाल है, फौरन ही हो जाएगा, उसका कोई बात नहीं। The text file card.txt stores up to data of 30 cards in the order number color, यानी कि पहले उसका नंबर और फिर उसका कलर। A 1D type of card is declared to store all the cards read from the card.txt. Write the main program to declare the array of type card with 30 elements. Read in the data from the 30 card from card.txt and assign each to the array. अच्छा जी, सबसे पहले जी इधर हम एरे डिक्लेयर की जाएगी हमारे सवाल के अंदर, और उसके अंदर आप डालोगे तमाम कार्ड्स की इंफॉर्मेशन। अच्छा, डाटा क्या डालना है, क्या लिखना है? रीड इन द डाटा फॉर 30 कार्ड्स। अच्छा, सिंपल काम है आपके पास, आप इधर अपने पास बना लोगे कार्ड एरे इज इक्वल टू दिस। आप इधर लिखोगे कार्ड, ब्रैकेट में आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या थी, फर्स्ट वैल्यू नंबर था जो कि उसका एक इंटीजर है 0 कॉमा ब्लैंक स्ट्रिंग, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 30। इससे आपके पास एक ऐसी एरे बन गई जिसके अंदर के ये 30 आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद अब आप इधर ट्राई एंड एक्सेप्ट काम करोगे। ट्राई आपके पास आ जाएगी फाइल इज इक्वल टू ओपन कार्ड वैल्यू.txt कॉमा, इसको आप रीड मोड में खोल दोगे। आपको ये फाइल रीड करने को आती है, राइट काम तो मेरे ख्याल से शायद ही पाइथन में कभी तक आया हो, लेकिन आ सकता है, तो इंशाल्लाह हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे फ्यूचर। इधर आ जाएगा फॉर इंडेक्स इन रेंज 30। अब हमने फाइल को रीड करना है। फाइल रीड करेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास दिस नंबर, वो क्या है आपके पास, फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप, और इस पूरे को आप कर दोगे बेसिकली, फाइल कैपिटल था और कैपिटल हो जा, और इधर आपके पास ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा इंट, ताकि क्योंकि वो नंबर है आपके पास, और इधर ये कॉलन। उसके बाद आपके पास आ जाएगा दिस कलर, ये होगा आपका इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप। इससे आपके पास आगे पीछे कोई स्पेस होती है ना, तो वो रिमूव हो जाती है। और उसके बाद जो है कहते हैं आप इसका केस भी सेट कर सकते हो, केस हम देख लेते हैं आगे हमें कैसे यूज करना है उसके हिसाब से। और उसके बाद आप इसको एरे में स्टोर करोगे तो आप आ जाएगा कार्ड एरे, कार्ड एरे इंडेक्स इज इक्वल टू कार्ड दिस नम दिस कलर। ये आपके पास यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद आप इधर फाइल कर दोगे फाइल डॉट क्लोज एक्सेप्ट IO एरर प्रिंट फाइल। ये आपका कोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इसकी मार्किंग स्कीम अगर हम देखें तो इसके अंदर से क्या किया हुआ है, हाँ, अब ये देखें ये गलती है इधर, इसने खुद इतनी वो ब्लंडर दिखाया हुआ है कि इधर इससे ऑफ टाइप कार्ड लिखा हुआ है, लेकिन इससे यहाँ पर आकर जब एरे के अंदर वैल्यू डाली है ना, तो इससे डाल दी जीरोस। अब इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि वो एरे इंटीजर एरे है, तो उसके अंदर कार्ड डाटा टाइप कभी स्टोर ही नहीं होगी, वो एरर दे देगा। अब यहाँ पर आकर स्टूडेंट परेशान हो जाएगा कि सर ये क्या हो रहा है। भाई मसला ये कि मार्केट स्कीम में गलत है।
फिर टीचर कहते हैं मार्किंग स्कीम देख के आप पढ़ा करें, मार्किंग स्कीम का जो बेस्ट गाइड इसलिए नहीं है बेस्ट गाइड क्योंकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है यहाँ पे इसको, और दोस्तों यहाँ पे क्योंकि कंटेंट पॉइंट ठीक लिखा हुआ है तो एग्जामिनर उसके हिसाब से मार्क ठीक कर देगा। लेकिन ये एक आपके लिए इशू है कि अगर आप मार्किंग स्कीम देख के पढ़े तो ये मेथड नहीं काम करेगा आपका। आई गेस okay. The programmer needs to allow the user maximum of 5 to select 4 cards. यानी कि चल प्लेयर्स हैं मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, वो 4 कार्ड चूज करेंगे from the 30 available. The card can only be selected once, so the program needs to record which card has been selected. The function choose card takes an input an integer to represent an array index from 1 to 30, validates that the value is between 1 and 30 inclusive, checks if the card is available if it's not already been selected, loop until all cards are selected, return the index of the card if it is selected. बेसिकली वो क्या कर रहा है कि वो एक कार्ड ले रहा है, जैसे इंटीजर रिप्रेजेंटिंग एन एरे इंडेक्स 1 to 30, और वो चेक करेगा कि ये 1 to 30 है, उसके बाद वो चेक करेगा कार्ड के उस इंडेक्स पे अवेलेबल है, अगर वहां पर है तो वो कहते हैं सिलेक्ट पहले से नहीं हुआ अगर लूप अंटिल एन अवेलेबल कार्ड इज सिलेक्टेड, return the index of the card if it is available, amend the program to store the card that have already selected and write program code for the function choose card. अभी काम कैसे कर रहा है? बेसिकली वो कर क्या रहे हैं कि वो आपके पास फंक्शन है चूज कार्ड का, और उसके बाद जो है कि कहते हैं वो एक वेरिएबल आपको चाहिए होगा। हम्म, अच्छा, इसके लिए आप हाँ एक एरे और बनानी पड़ेगी हमें, इसके लिए थोड़ा लंबा काम हो गया। इधर आप एक ग्लोबल एरे बनाओगे, ग्लोबल नंबर सेलेक्टेड की एरे बनेगी इधर, और फिर इधर वो एरे बनेगी नंबर सेलेक्टेड, इसके एरे का आप बनाओगे फॉल्स फॉर एक्स इन रेंज 30, एक पूरी फॉल्स की है, और इधर हम ट्रू करते रहेंगे उस इंडेक्स के रेलेवेंट जो कि आपकी एरे थी। उसके बाद अब यहाँ पे वो क्या करने को कहता है, उसके बाद आप इधर बनाओगे ग्लोबल फंक्शन डेफ, ग्लोबल फंक्शन है क्लास का फंक्शन बन गया, क्लास का क्या ताल्लुक है? अच्छा अभी तक क्लास का काम नहीं है आपका, ग्लोबल डेफ चूज कार्ड, यूजर से लेगा ये इनपुट, इससे पहले आप यहाँ पे ग्लोबल कॉल करोगे नंबर सिलेक्टेड, उसके बाद जो है कहते हैं आप इधर एक अपना फ्लैग सेट कर दोगे ट्रू पे। बेसिकली ये वो आपके आउटपुट के लिए बनाया गया है यहाँ पर। अब इधर वाइल लूप लगा जाएगा, वाइल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। आपने क्या करना है, आपने कार्ड सिलेक्टेड यूजर से इनपुट मांगना है, यूजर कार्ड इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ कार्ड वैल्यू बिटवीन 1 and 30। अब इसके बाद उसको चेक करना है इफ यूजर कार्ड is less than 1 और यूजर कार्ड is greater than 30, देन आप क्या करोगे, आप यहाँ पे दोबारा से यूजर से कहोगे कि वो यहाँ पर इनपुट से प्रिंट नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 30। उसके बाद जो है कि कहते हैं आप इधर दोगे एलएफ, यानी कि आपका वो ठीक है, तो इधर आपके पास आ जाएगा कि हाँ इधर ही आएगा कि नंबर चूजन नंबर सेलेक्टेड यूजर कार्ड
-1। एरेज में हमेशा -1 इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो यूजर तो 1 से लेकर 30 तक डाल रहा है, लेकिन जो एरे है वो 0 से लेकर 29 इंडेक्स तक होगी। तो वो इंडेक्स को चेक करें कि अगर वो आपकी ट्रू आ रही है, यानी कि इफ इट इज ट्रू, तो आपने क्या करना है कि आपका यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा कि कार्ड इज ऑलरेडी टेकन। वरना वो क्या करेगा, एल्स वो कार्ड उसको दे देगा, प्रिंट कार्ड इज नॉट टेकन, और आप इधर अपना फ्लैग कर दोगे फॉल्स, क्योंकि इसको कार्ड मिल गया। तो फॉल्स कर दे। अच्छा, फॉल्स करने के बाद आप इधर इस लूप से बाहर निकल आओगे। लूप से बाहर निकलने के बाद आपने हम्म, देखना है कि जो उसका नंबर सेलेक्ट किया था उसको आप ट्रू सेट कर दो कि बेसिकली जो भी उसने नंबर सेलेक्ट किया हुआ था वो वैलिड अगर था। उस लूप से आप निकल आए हो, इधर आप करोगे नंबर सेलेक्टेड यूजर कार्ड -1 इज इक्वल टू ट्रू, कि अगर ये किसी कुछ नहीं था उसको कार्ड वैलिड मिला है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या करना था आपने, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द कार्ड इफ इट इज अवेलेबल। आप इधर कर दोगे रिटर्न यूजर कार्ड -1। ये बेसिकली इसकी जो इंडेक्स है नंबर सेलेक्टेड की और इस वाली एरे की नंबर इंडेक्स सेम होगी आपके पास। इसके बाद आपने क्या करना होगा, the main program needs to allow one player to select all their 4 cards. Amend the main program to create an array player 1 of the player of type card. Ask player 1 to input 4 integers using the function from part 3D. Stores the cards in player 1. Output the number and color of the 4 players in player 1. अच्छा, एक एरे बनाई जाएगी आपके पास प्लेयर 1 की, और फिर उसके बाद आप यूजर से कहोगे कि अपने 4 कार्ड चूज करें और उसको उसकी एरे में अमेंड कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आउटपुट नंबर एंड कलर। अच्छा, सिंपल चीज ये है कि आप इधर बनाओगे अपने पास प्लेयर 1 इज इक्वल टू एक ब्लैंक एरे है आपके पास। उसके बाद आप इसे करोगे फॉर डब्ल्यू इन रेंज 4, यूजर से 4 दफा आपने लेना है। क्या आपने उससे कहना है कि कार्ड चूज करे। इधर आ जाएगा आपके पास रिटर्न कार्ड में चूज कार्ड, और फिर उसके बाद आप इसको अपेंड कर दोगे एरे, प्लेयर 1 डॉट अपेंड कार्ड एरे कार्ड एरे आएगी इधर। हाँ, बेसिकली इसके जो वो इंडेक्स है वो बेसिकली यहाँ से तो ये वाली इंडेक्स आई है ना, तो उसकी इससे रिस्पेक्टिव जो वैल्यू है, इस कार्ड एरे से रिस्पेक्टिव जो वैल्यू बन रही है वो आपने इस पे स्टोर कर देनी है। उसके बाद आपने लूप लगाना है फॉर y इन रेंज, फिर से 4, आपने प्रिंट करना है प्रिंट प्लेयर 1 y डॉट गेट नंबर, प्लेयर प्रिंट प्लेयर 1 y डॉट गेट। अब इधर क्या इशू आया हुआ है इसको, ये कह रहे हैं लोकल वेरिएबल माइट बी रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। अच्छा, ये इधर आप ये कर लोगे ना, ये अच्छा ये इशू था। अब इसको
कहा ये हुआ है कि इस वैल्यूज के साथ इसको टेस्ट किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये काम कर जाएगा। इधर हम इसको रन करते हैं। एंटर अ वैल्यू बिटवीन, उसकी वैल्यूज क्या थी, 1 5 9 10। 1 कार्ड इज नॉट टेकन, 5 कार्ड इज नॉट टेकन, 9 कार्ड इज नॉट टेकन, 10 1 रेड, 9 ग्रीन, 9 ऑरेंज, 10 रेड। इसको चेक करते हैं यहाँ पर आकर। 1 रेड, 9 ग्रीन, 9 ऑरेंज, 10 रेड। 1 रेड, 9 ग्रीन, 9 ऑरेंज, 10 रेड, ये वाला ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा इनपुट इससे दिया हुआ था 2 2 3 4 4 5। तो इसको रन करेंगे। 2 2 3 4, नहीं क्या सीक्वेंस दिया हुआ था, 2 2 3 4 4 5। इससे दोबारा लेंगे 2 2 के बाद। ये इसका इशू ये है कि वो आपको रिपीटेड कार्ड लेने दे रहा है फिर भी। तो रिपीटेड से कैसे रोकना था। रिटर्न भी इस केस में करेगा ना ये। अब इसको रन करें तो 2 2 3 4 4 2 2 3 4 4 5। हाँ 5 2 4 9 आपके पास आ गई इधर। 5 2 4 9। तो ठीक हो गया, यहाँ पर हमारा पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई खास पेपर है जो आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं तो आप मुझे वो कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर और कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।